तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन की। तो उसके पहले स्टार्टिंग में जो हिस्ट्री का हमने पूरा क्लासिफिकेशन किया है उसको एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। तो देखिए, आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले हमने ये 4 क्लास में क्लासीफाई किया हुआ है। तो ये पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। तो ये तो अपना हो गया स्टोन एज। तो आपको केवल मोटा मोटा ये आइडिया रखना है कि पैलियोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है वो है 6 लाख। हो सकता है कहीं 40 लाख भी दिया हो सकता है कहीं 10 लाख दिया हो। तो मतलब सीधा सा है, कुछ लाख से 10,000 साल तक बीसी के वाला जो टाइम है, बिफोर क्राइस्ट। और उसके बाद मीजोलिथिक में 10,000 से लेकर के 4,000, हो सकता है कहीं 6,000 दिया हो। 10,000 से स्टार्ट करेगा और हो सकता है किसी बुक में 6,000 हो, किसी में हो सकता है 7,000 हो। तो ये थोड़ा वैरी कर सकता है। फिर इसके बाद नियोलिथिक के लिए 7,000 टू 1,000, इसमें भी थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है। चैल्कोलिथिक का ऑलमोस्ट यही रहता है 2800 से 700 बीसी तक का टाइम। तो यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड है इसका एक मोटा मोटा आइडिया रखना है। अब इस टाइम पे कौन कौन से इंसिडेंट्स थे, कौन सी डिस्कवरी थी, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिससे कि उसके बाद का टाइम चेंज हो गया। तो पैलियोलिथिक में आपको याद रखना है 2 चीज़ें, क्या? आग और भाषा। ठीक है। तो इस टाइम तक इंसान को आग के बारे में पता चल चुका था और लैंग्वेज का पता चल चुका था। इसके हमारे पास एविडेंस इसके मिलते हैं। फिर इसके बाद मेसोलिथिक में याद रखना है कि एग्रीकल्चर और एनिमल का डोमेस्टिकेशन इसने करना स्टार्ट कर दिया था। तो एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया है, एनिमल का डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दिया है। फिर इसके बाद नियोलिथिक में क्या याद रखना है कि सोल के ऊपर विश्वास, यानी कि लाइफ आफ्टर डेथ, इसके ऊपर बिलीव स्टार्ट हो गए। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि जो हमें इस टाइम के बुरियल्स मिलते हैं, जो कब्र मिलती है, उसमें इंसान के साथ साथ उसकी जो प्यारी चीज़ें हैं, चाहे वो जानवर हों चाहे कुछ प्रेशियस आइटम्स हों, उनको साथ में रखना स्टार्ट कर दिया गया। तो ऐसा तभी हो सकता है जब ये माना जाए कि शायद इंसान इसके बाद भी इसका यूज़ कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ों से अंदाज़ा लगा दिया जाता है कि सोल के ऊपर यहाँ से ट्रस्ट स्टार्ट हो गया होगा। फिर इसके बाद परमानेंट हैबिटेशन, अब उनका स्थायी निवास यहाँ से शुरू हो जाता है। और तीसरी चीज़ जो याद रखनी है वो है व्हील, यानी कि पहिए का आविष्कार हो गया। इससे ट्रांसपोर्टेशन अब थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद डेवलप्ड रूरल लाइफ आती है कहाँ जा करके? चैल्कोलिथिक पीरियड में। इस टाइम पे कॉपर का जो यूज़ है वो स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको फिर से एक बार मैं समराइज़ करके बताऊं कि आपको ये पता होना चाहिए कि पैलियोलिथिक में फायर और लैंग्वेज, फायर लैंग्वेज आई और उसके बाद फिर एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ। सोल के ऊपर विश्वास किया जाने लग गया और स्थायी निवास शुरू हो गया और पहिया बना लिया गया। और फाइनली जब इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं तो अब हम कह सकते हैं कि डेवलप्ड रूरल लाइफ आ गई। ठीक है। तो ये तो एक जस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले का जो टाइम था उसका एक क्लासिफिकेशन और इम्पॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं वो हमने देख ली। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि आपको हिस्ट्री की बुक्स में ये एडी लिखा हुआ मिलेगा और बीसी मिलेगा। तो बीसी के लिए हम बिफोर क्राइस्ट समझ सकते हैं इसका मतलब, और एडी के लिए एना डोमिनी। अब ये जो एना डोमिनी है ये एक मेडिवल लैटिन पीरियड का एक वर्ड है और इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, और इस तरीके से भी इसको कहा जाता है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। ठीक है। तो ये इसके मायने हो गए। अब इसके अलावा बीपी भी कहीं कहीं पे यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब हो गया बिफोर प्रेजेंट, यानी कि बीसी की जगह पे और क्या क्या यूज़ किया जाता है, ये वर्ड्स भी यूज़ किया था। बीपी भी यूज़ किया था, बिफोर प्रेजेंट। कहीं कहीं पे बीसीई लिखा रहता है, इसका मतलब है बिफोर कॉमन एरा। और इसके बाद सी का मतलब हो जाएगा कॉमन एरा।
और सी डॉट भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है, इसका मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट। तो ये कुछ लैटिन वर्ड्स हैं, इनका मतलब पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है आज का। हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और कहीं कहीं पे ऐसा भी रहता है हड़प्पा कल्चर भी लिखा रहता है। तो देखिए, ये जो कल्चर बार बार वर्ड यूज़ किया जाता है, या जो सिविलाइजेशन वर्ड यूज़ किया जाता है, कहीं कहीं पे इसमें थोड़ा डिफरेंस बताते हैं, कहीं ऑलमोस्ट दोनों को एक जैसा ही मान लिया जाता है। तो अभी हम इसके बहुत ज़्यादा डिफरेंस में नहीं जाएंगे। अभी हम मोटा माटी ये समझते हैं कि कल्चर का मतलब क्या है, सिविलाइजेशन का मतलब क्या है। तो देखिए, सरल भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमने कहीं खुदाई की और खुदाई करने से हमें वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिससे ये पता चल रहा है कि ये यहाँ जो लोग पहले रहते थे उनकी कुछ भाषा थी, कुछ स्क्रिप्ट हमको पता चली, ठीक है। यानी कुछ ऐसी वहाँ से चीज़ें मिली जिसमें कि कुछ बातें लिखी हुई हैं, भले ही हम पढ़ सकें या ना पढ़ सकें, है ना। तो हमने कहीं से खुदाई की और वहाँ से किसी समय के कुछ अवशेष मिले। उन अवशेषों में जो चीज़ें मिली हैं उसमें स्क्रिप्ट मिला है, उसमें उनका जो टाउन है उसका एक प्लान मिला है। और उसी तरह का जैसे एक जगह से खुदाई से चीज़ें मिली, क्या क्या स्क्रिप्ट, टाउन प्लानिंग, ऐसा ही कहीं और से भी खुदाई हो और उसी समय काल का खुदाई चीज़ें मिले और वहाँ भी वही स्क्रिप्ट मिल जाए और वही टाउन प्लानिंग मिल जाए। फिर तीसरी जगह से खुदाई हो, वहाँ भी यही चीज़ रिपीट हो जाए। तो जब बार बार कहीं भी भाषा नहीं, लिपि और रहन सहन का ढंग, ये यदि समान मिल जाता है, एक ही तरह का पैटर्न अलग अलग जगहों से मिलता है, तो हम कह देंगे कि ये जो जगहें मिल रही हैं इसकी सभ्यता या इसकी संस्कृति एक जैसी थी, ठीक है। तो रहन सहन का ढंग और भाषा यही समान होना चाहिए, तो हम कह देंगे ये एक कल्चर से। तो अब थोड़ा एज इट इज़ एनसीईआरटी से देख लेते हैं उन्होंने क्या बोला। तो इसमें बताया गया है कि कल्चर फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल दैट आर यूजुअली फाउंड टुगेदर विद इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया, है ना। इसका एक पर्टिकुलर कुछ जोग्राफिकल एरिया होगा। जैसे अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो उसका कोई पर्टिकुलर एरिया होगा, हम वैदिक सिविलाइजेशन की बात करेंगे उसका कोई पर्टिकुलर एरिया होगा। इन द केस ऑफ हड़प्पन कल्चर दीज डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड सील्स। अब जैसे हम कह रहे हैं कि रहन सहन एक जैसा है, ये कैसे पता चलेगा। तो भाई जो ये सील्स हैं, मोहर होती है कि जैसे मैं कुछ चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और मैंने एक्सपोर्ट किया, और मान लीजिए चावल एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं, है ना। हम लंदन भेज रहे हैं चावल। अब भाई लंदन जाएगा, उसके पहले बीच में चावल को किसी ने खोला नहीं है, ये इसकी पुष्टि के लिए मैं उसके पैकिंग के ऊपर कुछ लिक्विड मटेरियल यूज़ करूँगा और उस लिक्विड मटेरियल के ऊपर सील लगा दूंगा, ठीक है, मोहर लग जाएगी। तो मोहर तो यूनिक होती है, मेरी अलग से अलग मोहर है। तो इसका मतलब ये रहेगा कि ये अगर डिस्टर्ब नहीं हुआ, इसका मतलब इसको किसी ने खोला नहीं है। ये हो गई मोहर की बात। इसके अलावा मनके, मोती जो होते हैं उनका मनका बना लिया जाता है। इस तरीके से देख सकते हैं, ये मनके बने हुए हैं। और इसी तरह का बहुत सारे मनके अगर यूज़ कर लिए जाए तो एक माला बन जाएगी, है ना। तो ये बीट्स हो गए। फिर इसके बाद वेट्स हो गए, माने वजन, बाट जो कहते हैं 5 किलो 10 किलो के, जैसे अब आज के टाइम पे होता है, तो उस टाइम पे भी तो बाट मिले जो कि बहुत सारे स्थलों से एक जैसे बाट मिले, ठीक है। फिर इसके बाद स्टोन ब्लेड्स हो गए, पत्थर के ब्लेड्स हो गए, कुछ काटने वाटने के साथ यूज़ होते होंगे, या फिर ईंटें हो गई। तो ये क्या है, इनसे रहन सहन का पता चल रहा है। और क्योंकि इस तरह की चीज़ें अलग अलग स्थलों से प्राप्त हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि यार इन सब का रहन सहन एक जैसा था। तो कहाँ कहाँ से इस तरह का प्राप्त हो गया, अफगानिस्तान से, जम्मू से, बलूचिस्तान से, पाकिस्तान से, गुजरात से। सीधा सीधा बोले तो तीन देश मान लीजिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, और इसमें भी मुख्यतः पाकिस्तान और भारत। अब हम बात करते हैं अगर ये कहा जाए कि हम जिस सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, अब तक हमने क्या पढ़ा, क्या बात आपको अपने दिमाग में रखनी है।
आपको बात रखनी दिमाग में कि कल्चर का मतलब क्या होता है। आपको ये बात रखनी दिमाग में एडी यानी एनो डोमिनी और बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि पैलियोलिथिक में फायर लैंग्वेज, मीजोलिथिक में एग्रीकल्चर एनिमल, और नियोलिथिक में सोल, परमानेंट हैबिटेशन और व्हील, और चैल्कोलिथिक आते आते पूरा एक विकसित ग्रामीण जीवन बन चुका है। ठीक है, इतनी बातें यहाँ जो हमने बात की वहाँ से दिमाग में रखनी है। अब यहाँ से बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पहले देखते हैं। तो देखिए ऐसा है कि 1921 के पहले, है ना, 1921 के पहले जब कभी भी इतिहास की बातें होती होंगी और भारत के इतिहास की, तो वो कहाँ से बातें होती होंगी? जब से मान के चलिए महाजनपद वाली बातें हों, है ना, बुद्ध महावीर से शायद ये थोड़ा बहुत इतिहास शुरू होता होगा। लेकिन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा जो कि पाकिस्तान में है वहाँ पे खुदाई कर दी, और अब से इस डेट के बाद से अब सारी दुनिया को ये पता चला कि नहीं भाई, इंडिया का जो हिस्ट्री है ये और पहले से थोड़ा स्टार्ट करना पड़ेगा, थोड़ा और पहले जाना पड़ेगा। तो ये था फर्स्ट एक्सकेवेशन जो दयाराम साहनी के सुपरविज़न में हुआ। अब दो नाम तो आपको पता चल गए कि क्योंकि हम जिस सभ्यता की बात कर रहे हैं उसके ज़्यादातर स्थल, है ना, वो सिंधु नदी के आसपास से मिले, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा। क्योंकि पहला जो स्थल था इसका, पहला जो साइट जिसको कि एक्सकेवेट किया गया वो हड़प्पा था, इसलिए हड़प्पा सिविलाइजेशन बोल दिया। और तीसरी बात, सरस्वती नदी आपने सुना होगा, कहीं कभी न कभी ये नाम आपने सुना होगा, लेकिन देखा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सरस्वती तो आज के टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं करती कहीं। ठीक है, हाँ, अंडरग्राउंड ऐसा कहते हैं कि वो शायद समर्स मतलब नीचे अंडरग्राउंड हो चुकी है। अब रीज़न ही शायद रहा होगा, कभी भूकंप आया होगा, 3-4 हज़ार साल पहले कभी भूकंप आ गया होगा। तो जहाँ आज के टाइम पे इंडस रिवर बहती है उसी के साथ साथ ये आप देख सकते हैं, एक आपको ये हकरा दिख रहा होगा, हकरा दिख रहा है, थोड़ा हम इसका कलर चेंज करते हैं, और ये आपको घग्गर दिख रहा होगा। ये हकरा है और ये घग्गर है। तो हकरा और घग्गर ये जो दो रिवर आप देख रहे हैं ये भी पूरी तरह से कंटिन्यूस नहीं है और पूरे साल भर नहीं बहती है। जब मानसून का टाइम आ जाएगा तब कुछ कुछ जगहों पे पानी भर जाता है और उन जगहों को जोड़ करके एक इस तरीके से नदी बनाई जा सकती है। इसी तरीके से नीचे की तरफ देखें तो नारा आपको दिख रहा होगा, ये नारा, तो यहाँ भी ये एक रिवर इस तरह से बना सकते हैं। तो ये जो मैंने येलो कलर से एक रूट बनाया, ये रूट अगर पूरा जोड़ दिया जाए तो ये इस तरीके से बन जाएगा। तो यही नदी जो आप देख रहे हैं यही नदी थी पहले, जिसको सरस्वती कहते थे, यानी कि राखी गढ़ी, कालीबंगन, हैं, यहाँ से गमरी वाला, है ना, तो यही वो जगह है जहाँ से सरस्वती का जो रिवर है वो फ्लो किया करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि सरस्वती का आपने नाम तो सुना होगा। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जो प्रयागराज है वहाँ पे 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती, लेकिन सरस्वती वहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो मेटाफिजिकल फॉर्म में मान लिया जाता है कि हाँ, तात्विक रूप से वहाँ ये नदी उपस्थित है, लेकिन वहाँ फिजिकल फॉर्म में नहीं है। तो ये पिछले कई सालों से जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके लिए ये बहुत एक्साइटिंग चीज़ रही है सरस्वती नदी, और न्यूज़ में भी कई बार इसका नाम आता रहा है, और कई बार ऐसा बोला गया कि भाई सरस्वती को खोजबीन करके फिर से उसको जोड़ा जाएगा, नदी बनाई जाएगी। माने जैसे नदियों को जोड़ने की योजनाएं सरकार चलाती है और उस पर काम करना चाह रही है, तो उसी तरीके से इसको भी जोड़ा ही जा सकता है। लेकिन अभी इसके बारे में चीज़ें स्पष्ट नहीं है कि कहाँ कहाँ से इसका किस तरह से पाथ गया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब इससे हम बाहर आते हैं। बस अपने को तो जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए एक नाम और दिया जा सकता है, और वो होगा इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। क्या नाम दिया जा सकता है? इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। तो क्यों, पता ही चल गया, क्योंकि इंडस के साथ साथ ही तो सरस्वती थी।
क्योंकि अगर सरस्वती का एग्जिस्टेंस जो पुराना वाला है उसको देखा जाए तो उसके हिसाब से जो इसके स्थल प्राप्त हुए हैं इंडस सिविलाइजेशन के, लगभग 80% सेटलमेंट वो सरस्वती के अलोंग ही हो जाएंगे। ठीक है। अब क्योंकि ये भी हमने आपको दिखा दिया कि हकरा घग्गर रिवर है, तो इसको ये भी इंडस जो वैली है उस इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए ऐसा ही बोला जा सकता है, हकरा घग्गर सिस्टम, हकरा घग्गर सिस्टम। तो 3 नाम अपने को पता चल गए, 3 नाम है ना, एक हड़प्पा, एक इंडस और एक सरस्वती, और एक इंडस सरस्वती दोनों मिला करके वही तो मेन 3 चीज़ें, 3 बातें पता चली कि आप हड़प्पा सिविलाइजेशन बोल सकते हैं क्योंकि पहला हड़प्पा साइट था जिसको एक्सकेवेट किया गया। दूसरा ये कह सकते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन क्योंकि इंडस रिवर आज फिजिकली प्रेजेंट है और उसी के आसपास से चीज़ें मिल रही हैं। और सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कह सकते हैं क्योंकि सरस्वती के साथ साथ 80% सेटलमेंट मिल रहे हैं। चलिए 3 बातें यहाँ से हमें पता चली, आगे बढ़ते हैं। अब 3 बातों के बाद चौथी बात आपको ये याद रखनी है और वो है जॉन मार्शल। आपको एक नाम याद रखना है, जॉन मार्शल, जिन्होंने इंडस सिविलाइजेशन ये टर्म दिया। ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन टर्म किसने दिया? जॉन मार्शल ने दिया। अब इसके बाद 4 बातें हो गई, 3 बातें हमने पहले याद कर ली, ये चौथी बात हो गई। अब आपको याद करने हैं 4 नाम। क्या कितने नाम याद रखने? 4। तो इसमें से पहला नाम है आलमगीरपुर। इंडस सिविलाइजेशन का यदि मैप देखा जाए तो ये है मैप। ठीक है, तो हम ये बात करना चाह रहे हैं कि भाई इस सिविलाइजेशन के सबसे ईस्ट में कौन सा स्थल हमें प्राप्त हो रहा है, सबसे वेस्ट में कौन सा मिल रहा है, सबसे ज़्यादा नॉर्थ में कौन सा मिल रहा है, सबसे ज़्यादा साउथ में कौन सा मिल रहा है। ठीक है, तो इनमें यही जो 4 डायरेक्शन है, 4 डायरेक्शन से 4 नाम हमें याद रखने हैं। तो एक हो गया आलमगीरपुर हिंडन रिवर के तट पर है ये, और कहाँ है? यूपी में है। तो आपको याद रखना है आलमगीरपुर यूपी। फिर उसके बाद याद रखना है मांडा। तो मांडा किस नदी के किनारे है? चिनाब। और कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। एक नाम याद रखना है सुदका गैंडोर। सुदका गैंडोर कहाँ है? तो आज का जो पाकिस्तान ईरान का बॉर्डर है, या ये कहते हैं मकरान तट जो है, पाकिस्तान का मकरान तट। अभी हम यहाँ मैप में आपको आगे भी दिखाएंगे, ये वाले इसकी हम बात कर रहे हैं, ये है, ये क्या है? मकरान तट है। अब इसके बाद चौथा नाम क्या है? चौथा है दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र, प्रवरा नदी है। तो 4 नदियाँ, 4 स्थल, 4 राज्य। ठीक है। अच्छा, मांडा के पहले रोपड़ माना जाता था, रोपड़ को माना जाता था कि रोपड़ है शायद पूरे सिविलाइजेशन का सबसे नॉर्थ वाला पॉइंट। और दाइमाबाद में पहले भगत राव को माना जाता था कि शायद भगत राव सबसे दक्षिणी सिरे पर स्थित है इस सिविलाइजेशन के। तो ये 2 नाम भी साथ में ही आपको याद रखने हैं। तो 4 ये कौन से हो गए? तो इस तरीके से मांडा हो गया और एमडी, पहले मांडा नॉर्थ के लिए, दाइमाबाद साउथ के लिए, फिर उसके बाद एसए। तो आलमगीरपुर और सुदका गैंडोर। आलमगीरपुर यूपी में, सुदका गैंडोर मकरान कोस्ट में, मांडा ऊपर आपका जम्मू कश्मीर में, दाइमाबाद आपका महाराष्ट्र में। अब इसके बाद 3 बातें और याद रखनी है। क्या? कि भाई इसका जो एरिया है इस सिविलाइजेशन का, जो मैप अभी हमने दिखाया था, आगे अभी दिखा रहा हूँ मैं, एरिया कितना है? लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। काफ़ी बड़ा है ये, है ना। इंडिया का लगभग 32 और इसका 13, यानी कि इंडिया का एक तरह से कह सकते हैं कि 1/3, लगभग 1/3 से भी थोड़ा ज़्यादा हो गया। और इसके बाद लगभग अब तक कितने प्लेसेस हमने देख लिए हैं, खुदाई की जा चुकी है जिनकी, लगभग 1000 हैं। तो 3000 तक, लेकिन जो मेन है वो 1000 है लगभग। और इसका शेप अगर सारे जो स्थल उनको मिला दिया जाए तो ट्रायंगुलर शेप बनेगा। हालांकि जो मैंने अभी मैप आपको दिखाया था उसमें एग्जैक्ट ट्रायंगुलर नहीं है,
क्योंकि उस मैप में सारे इंपॉर्टेंट प्लेस नहीं आए हैं, कुछ ही आए हैं। तो इसलिए अगर सबको मिला दिया जाए तो जो शेप बनेगा वो कैसा बनेगा, ट्रायंगुलर बन जाएगा। तो ये 3 बातें और याद रखनी है, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या बात की, हमने ये बात की कि भाई इंडस सिविलाइजेशन को इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। हकरा गगर रिवर है जो कि सरस्वती का जो कोर्स है उसको पूरा कर रही है। जॉन मार्शल हैं जिन्होंने इंडस सिविलाइजेशन वर्ड दिया है। 4 नेम ये हो गए, मांदा दाइमाबाद, सुतका गंडोर, आलमगीरपुर। 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। लगभग 1000 स्थल मिले हैं और लगभग ट्रायंगुलर इसका शेप है। अब ये जो सिविलाइजेशन है, अभी अगर आपने सबसे पहले जब मैंने आपको हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन ये दिखाया तो चैल्कोलिथिक का टाइम देखिए क्या है, 2800 टू 700 BC, ठीक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड देखिए 2300 समथिंग टू 1700 BC। यानी कि ये जो सिविलाइजेशन है, अगर हम इस हिसाब से बात करें कि भाई कौन सा मेटल इस टाइम पे यूज़ किया जा रहा था, तो उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से इसको चैल्कोलिथिक एज या ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जा सकता है। तो ये किस हिसाब से हो गया, ये इस हिसाब से हो गया कि उस टाइम पे मेटल कौन सी यूज़ की जा रही थी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्ट आपको याद रखना है वो ये है कि जिस समय पे, जिस काल में इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट चल रहा था, उस समय बाकी दुनिया में क्या चल रहा था। तो बाकी दुनिया में भी इसके अलावा 3 और सभ्यताएं थीं। तो ये तो हो गई सबसे बड़ी, ये तो हो गई सबसे बड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए हर सिविलाइजेशन किस तरीके से डेवलपमेंट होगा। क्या ये जो 4 आपको लोकेशन दिखाई दे रही हैं, क्या ऐसा है कि केवल उस समय पे इन्हीं 4 लोकेशन पे इंसान रहते थे, बाकी दुनिया में कहीं रहते ही नहीं थे? नहीं, ऐसी बात नहीं। इंसान बाकी जगह भी रहते थे, लेकिन बात क्या है कि ये जो 4 जगहें हैं, यहाँ की लैंड कंपैरेटिवली ज़्यादा फर्टाइल और यहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो ज़्यादा इजीली अवेलेबल। तो इस वजह से यहाँ की बसावट थोड़ा ज़्यादा घनी हो गई। ज़्यादा लोग रहने से क्या हुआ कि अब खाने को क्योंकि अच्छा उत्पादन होने लग गया, और जब खाने का उत्पादन होने लग गया तो ये ऐसा भी हो गया कि कुछ लोग को उत्पादन खाने की चिंता नहीं करनी पड़ी और वो लोग दिमाग कहीं और भी लगाने लगे। जैसे हो सकता है कुछ लोग मेटलर्जिकल काम में लग गए हों, लोहार बन गए हों। फिर कुछ लोग हो सकता है कि भाई लकड़ी वकड़ी का काम करना शुरू कर दिए हों। क्यों? क्योंकि उनका ये पहले क्या होता था, बाकी दुनिया के हिस्से में क्या चल रहा है कि सभी लोग सभी काम कर रहे हैं। मतलब रहने के लिए भी एक ही इंसान को ढूंढना पड़ता है कहाँ रहना है, उसी इंसान को देखना पड़ता है कि शाम को आग भी लगानी है रात में, है ना। उसी इंसान को देखना है कि खाने का जुगाड़ करना। तो एक ही इंसान अब सब काम कर रहा है, तो किसी भी काम में वो एक्सपर्ट नहीं बन पा रहा है। तो उनका कबीला का कबीला है, घूमता रहता है। लेकिन इन 4 जगहों पे क्या हुआ, इन 4 जगहों पे क्योंकि खाने का बंदोबस्त हो गया, रहने का बंदोबस्त हो गया, तो रहने और खाने का जब बंदोबस्त हो गया तो उनका ध्यान फिर दूसरे कामों में गया। तो सबने अपनी रुचि के हिसाब से अपने अपने काम ढूंढ लिए। तो कोई बढ़ई का काम करने लग गया, कोई पहिए बनाने का काम करने लग गया, कोई मेटलर्जिकल काम करने लग गया, लोहार बन गया, कोई किसान बन गया, है ना। तो कोई ज़्यादा ताकतवर था तो वो रक्षा काम करने लगा, प्रोटेक्शन देने लगा। तो इस तरीके से कोई ईंट बनाने लग गया, है ना, कोई घर बनाने लग गया। तो जब अलग अलग लोग अलग अलग काम करने लग गए, तब जा कर के किसका बेस क्रिएट हुआ, सिविलाइजेशन के डेवलप होने का। ठीक है, तो ऐसा 4 जगहों पे हो पाया। तो चारों जगहों पे फर्टाइल लैंड के लिए रिवर भी होनी चाहिए। तो देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सी रिवर हो गई, इंडस, नाम से ही पता चल रहा है। और जो ये मेसोपोटामिया का जो सिविलाइजेशन है, यहाँ पे आप देखिए एक रिवर आपको ये दिखाई दे रही है और दूसरी रिवर ये दिखाई दे रही है। तो ये जो पहली वाली रिवर है इसका नाम है टिग्रिस, इसका नाम क्या है, टिग्रिस। और दूसरी वाली जो रिवर है इसका नाम है यूफ्रेट्स। थोड़ा जो नाम है ठीक से क्लियर नहीं है, इसका नाम टिग्रिस है, इसका नाम यूफ्रेट्स है। इसको हिंदी में दजला और फरात भी बोलते हैं। फिर इसके बाद यहाँ देखिए आप नाइल रिवर देख पा रहे हैं, नाइल रिवर ये देख पा रहे हैं आप। तो नाइल रिवर में इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मिस्र की सभ्यता यहाँ डेवलप हो रही थी। और उसी टाइम पे हुआंगहो रिवर यहाँ देखिए आप देख सकते हैं, ये रही हुआंगहो रिवर, यहाँ से ओरिजिनेट हुई है ये ऐसे।
ये वांगहो रिवर। तो वांगहो रिवर के पास चाइनीज़ सिविलाइजेशन यहाँ पे डेवलप हो रही थी। तो ये सारी सिविलाइजेशन इस टाइम पे अलग अलग एरिया में डेवलप हो रही थी, और इन दोनों को तो आपस में अच्छा कम्युनिकेशन भी था। किसका किसका? इंडस का मेसोपोटामिया के साथ। अब ऐसा नहीं कह रहे कि बाकियों से नहीं था, लेकिन उसके हमारे पास एविडेंस क्लियर नहीं है। बाकियों के साथ था रिलेशन, इसके एविडेंस नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो रिलेशन था वो केवल मेसोपोटामिया के साथ था। अब इन चारों सिविलाइजेशन में ये देखा जाए कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन का कंट्रीब्यूशन क्या है जो कि यूनिक हो, बाकियों में नहीं हो। तो देखिए, 3 बातें कह सकते हैं। 3 बातें ऐसी हैं जो बाकी के 3 सिविलाइजेशन में कम नहीं है, या है तो उतना प्रोमिनेंट तरीके से नहीं जैसा यहाँ। 3 बातें कौन सी? पहली बात कॉटन का यूज़ इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया। किसने किया? इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों ने। एक बात हो गई। दूसरी बात, जिस तरीके का वेल स्ट्रक्चर्ड टाउन प्लानिंग इंडस वालों का था, वैसा बाकियों में नहीं मिलता है, उतने बड़े स्केल में नहीं मिलता कहीं। और तीसरी बात, जो इनका ड्रेनेज सिस्टम था, नाली वाली जो बनाते थे लोग, वो बर्न्ड ब्रिक्स का बना हुआ है, कवर्ड है। 2 बातें, पक्की ईंटों का बना हुआ है और ढका हुआ है। ये बात जो है, माने बहुत साफ सफाई वाले लोग यहाँ रहते थे। तो ये है कुछ यूनिक बातें जो कि इंडस सिविलाइजेशन की हैं। अब हम, हालांकि फर्स्ट सिटी कहाँ डेवलप हुई अगर इस तरह से बात की जाए, तो इसके लिए मेसोपोटामिया या सुमेरु वर्ड भी इसमें यूज़ किया जाता है। सुमेरु वर्ड इस रीजन के लिए रहता है, तो ये पूरा रीजन सुमेरु के लिए ही है। तो ये फर्स्ट सिटी तो यहाँ, लेकिन अगर ये कहा जाए कि भाई लार्ज स्केल पे, तो वो तो फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब बात करते हैं कुछ और फैक्ट्स पे, जैसे कि कैपिटल सिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो हड़प्पा है, मोहनजोदारो है। अब इसके जो फैक्ट्स हैं, इस पर बात करने के पहले एक बार मैप देख लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि इस मैप में आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ नेम्स को सर्कल किया हुआ है। तो सर्कल करने का ये मतलब है कि 2 तो आपको बिल्कुल, ये जो 6 हैं टोटल अगर काउंट करें तो 6 लोकेशन है। ये 6 लोकेशन तो दिमाग में छप जानी चाहिए, ठीक है। कौन सी हैं? सबसे पहले क्या छप जाना चाहिए? हड़प्पा, ठीक है। आप देख सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान का मैप, और पाकिस्तान की तरफ हड़प्पा जा रहा है। और दूसरा आप देख सकते हैं मोहनजोदारो। दूसरा लोकेशन क्या है? यहाँ पे देखिए, ये जहाँ मैंने स्टार किया हुआ है यहीं पे है मोहनजोदारो, और हड़प्पा में भी वहीं पे उसी जगह स्टार कर देता हूँ। ये हड़प्पा वाली जगह हो गई, ठीक है। तो 2 नाम तो ये हो गए। तो ये 2 क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 6 हैं टोटल। इन 6 में भी अगर कहें कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो 2 हैं, हड़प्पा और मोहनजोदारो। अब बाकी जो 4 जो बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रायोरिटी में उसके बाद आते हैं, वो कौन से हैं? तो उसमें है, ऊपर से देख लेते हैं, बनवाली, ये कहाँ है? इंडिया में है। कालीबंगन कहाँ है? इंडिया में है। और उसके बाद चन्हूदारो कहाँ है? पाकिस्तान में है। और उसके बाद लोथल कहाँ है? इंडिया में, ठीक है। तो ये 6 नाम हो गए टोटल। 6 लोकेशन दिमाग में छप जानी चाहिए। 3 कहाँ हैं? 3 इस तरफ है। एक हड़प्पा हो गया, एक मिनट कलर चेंज कर लिया जाए। एक हड़प्पा हो गया, हड़प्पा के ही फिर बाद में कालीबंगन हो गया, कालीबंगन के बाद यहाँ पे बनवाली हो गया, फिर उसके बाद मोहनजोदारो, और उसके पास में ही है चन्हूदारो, और काफ़ी नीचे है लोथल। इतने नाम आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। हड़प्पा, कालीबंगन और बनवाली, इधर मोहनजोदारो और चन्हूदारो और लोथल। फिर अब इसके बाद और भी कुछ नाम आपको याद रखने हैं। वो कौन से हैं? तो आपको नाम याद रखना है, इधर देखिए, कुंटसी। कुंटसी देख रहे हैं? तो ये तटीय शहर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद अल्लाह दिनो, तो ये भी तट के पास है। बालाकोट आप देख रहे हैं, ये बालाकोट हो गया। और सुद का गंडोर आप देख रहे हैं, ये, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने नाम हो गए? 6 तो वही थे, है ना, 4 ये और हो गए। तो 10 नाम तो आपको लोकेशन के हिसाब से याद होने चाहिए, ये 10। और बाकी मांदा को अब पहले ही आ चुका है नाम, है ना, मांदा ये रहा, तो ये तो पहले ही आ चुका है, तो कोई बहुत अलग से वाली बात है नहीं।
और बाकी और भी नाम अपने आप याद हो जाएंगे। लेकिन ये पहले इतने, ये जो 6 हैं, 6 तो पहले याद हो ही जाने चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की हम बात कर रहे थे यहाँ। तो देखिए कैपिटल, अगर ये कहा जाए कि राजधानी क्या थी, तो देखिए ऐसे प्रमाण तो नहीं मिला है कि ये राजधानी थी, लेकिन क्योंकि ये यहाँ से जो चीज़ें मिली हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से मिली हैं, है ना, स्पष्ट, काफ़ी बहुत, मतलब इनका देखना चाहिए कि एरिया वाइज भी ये काफ़ी बड़े हैं। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि भाई हड़प्पा मोहनजोदारो जो है यही कैपिटल सिटीज़ रही होंगी। फिर इसके बाद पोर्ट सिटीज़, अभी मैंने दिखाया था कि कौन कौन से तटीय शहर थे। तो उसमें लोथल हो गया, सुतका गंडोर हो गया, अल्लाह दिनो था, बालाकोट भी था, और कुंसी, ये राजकोट गुजरात में। फिर ये कहा जाए कि भाई सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो सबसे बड़ा है मोहनजोदारो, ये है लार्जेस्ट साइट। ये क्या है? लार्जेस्ट साइट। तो 3 बातें याद रखनी। क्या? कैपिटल सिटीज़ बताइए, तो भाई कैपिटल सिटीज़ 2 हैं, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया। फिर पूछा जाए पोर्ट सिटीज़ बताइए, तो कितनी हो गई? एक लोथल है, एक सुतका गंडोर है, और भी हो सकते हैं, यहाँ हमने कुछ नाम लिए। अल्लाह दिनो हो गया 3, बालाकोट हो गया 4, और उसके बाद कुंसी हो गया 5। 5 नाम इसी तरह से आप याद कर लें। लोथल नीचे से स्टार्ट करते हुए लोथल, फिर ऊपर और जाएंगे तो फिर अल्लाह दिनो, बालाकोट, आप मैप के हिसाब से भी याद कर सकते हैं। ये 5 नाम आपको याद रखने हैं। फिर ये पूछा जाए कि भाई भारत में सबसे बड़ा साइट कौन सा है, भाई मोहनजोदारो तो पाकिस्तान की तरफ हो गया। ओवरऑल पूरे सिविलाइजेशन में जब पूछें कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो मोहनजोदारो। लेकिन अब ये कहा जाए कि भारत में जितने स्थल हैं उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो उसमें है राखी गढ़ी। कहाँ है ये? हरियाणा में है। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। फिर ये तो बात हो ही चुकी है कि सुतका गंडोर तक इसका एक्सटेंड था, आलमगीर तक, ये भी पॉइंट हो चुका है, ये 2 पॉइंट हो चुके हैं। तो बात कब की है? बात है 1853 की। बात कब की है? 1853 में। एक भाई साहब थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये जो थे, इनको, ये हमारे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में थे, और इनको कुछ लोगों ने इनको एक सील दिखाई, मोहर दिखाई हड़प्पा की। और मोहर जो इनको दिखाई गई थी हड़प्पा की, उसका इमेज दिखाते हैं आपको किस तरह की थी। हाँ, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यही इनको दिया गया था, ये सील इनको दी गई थी। लेकिन ये जो सील है, इसको देख के कुछ समझ नहीं पाए क्या मामला है ये, है ना। इसको इन्होंने देखा, लेकिन इसका महत्व नहीं समझ पाए कि ये क्या चीज़ है। तो आपने देखा अभी उसमें कि उसमें टोटल लेटर्स कितने हैं? 6 हैं, और उसमें एक इमेज बना हुआ है, सांड का है, लेकिन वो सांड थोड़ा सा खास है। कैसे खास है? उसकी एक ही सींग है ना। सांड की तो हिंदी में इसको वृषभ बोलते हैं, है ना। तो बुल में तो 2 सींगें होती हैं, है ना, लेकिन उसमें एक ही है, तो उसके लिए यूनिकॉर्न वर्ड भी यूज़ किया जाता है। तो वो एक्चुअली क्या है? यूनिकॉर्न उसको बोला जाता है। और उस तरह का अभी प्रेजेंट टाइम में तो कोई एनिमल नहीं है। प्रेजेंट टाइम में कोई, अब राइनो है, लेकिन राइनो जैसा नहीं है। बाकी उसका जो पूरा डिज़ाइन है वो राइनो जैसा नहीं है तो बैल जैसा ही, लेकिन बैल में भी एक सींग लगी हुई है, उसके लिए यूनिकॉर्न वर्ड दिया जाता है। तो वो तो समझ नहीं सके, कनिंघम तो समझ नहीं सके इसे। फिर बाद में, अच्छा एक और बात, कनिंघम नहीं समझ सके तो इस वजह से, जिस जगह से ये सील मिली थी उस जगह से कुछ ईंटें भी गांव वालों को मिली थी। तो अब गांव वालों को क्या मतलब कि ईंट क्या, कहाँ की है, क्या आर्कियोलॉजी का इम्पोर्टेंस, उनको तो ये लगा बढ़िया पत्थर है, इसको घर में ले चलते हैं, बैठने काम आएगा। तो बहुत सारी ईंटें तो लोग अपना उठा उठा के ले गए। कितनी ईंटें उठा के ले गए कि उससे कई 100 किलोमीटर की सड़क बनाई जा सके, इतना ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। तो ये चलता रहा। लेकिन जब 1921 में दयाराम साहनी ने इसका एक्सकेवेशन स्टार्ट किया, तब जाकर के पता चला कि अरे ये तो बहुत काम की चीज़ है। और बहुत काम की चीज़ कैसे कह सकते हैं कि भाई बाद में पूरी दुनिया के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो उन्होंने आकर के जमावड़ा बना लिया अगले 100 सालों तक। 1921 से मामला स्टार्ट हुआ, अभी 2021 चल रहा है ना, 22 चल रहा है। तो पिछले 100 सालों में
पता नहीं दुनिया भर के कितने आर्कियोलॉजिस्ट आ करके यहाँ पे चीज़ें स्टडी करके जा चुके हैं। तो इसलिए ये पूरे वर्ल्ड के जितने भी हिस्टोरियंस हैं, जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन सब के लिए ये एक एक्साइटिंग चीज़ थी, और ये एक उनके लिए स्टडी का मतलब एक और सोर्स मिल गया कि भाई यहाँ भी और स्टडी किया जाए। चलिए, तो इसके बाद फिर उसी टाइम पे 21 के बाद ही फिर R.D. बनर्जी, राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदारो में एक्सकेवेशन किया। तो दो नाम आपको याद रखने हैं डेट के साथ कि भाई दो नाम और दो स्थल की दयाराम साहनी किधर साइड एक्सकेवेट कर रहे थे, तो दयाराम साहनी का हड़प्पा वाला, और ये कि भाई R.D. बनर्जी कहाँ कर रहे थे, तो मोहनजोदारो में। फिर इसके बाद कुछ और भी नाम है, ये तो मेन इंपॉर्टेंट नाम हो गए, कुछ और भी नाम है जो इसी सिलसिले में याद हो जाए तो अच्छी बात है कि फिर 1926 से लेकर के 34 तक यहाँ पे और भी लोग आए, जैसे कि MS वत्स, जैसे कि EJ मैके। तो मैके और वत्स का भी नाम आपको याद रखना है, जो कि किससे एसोसिएटेड है, हड़प्पा से ही एसोसिएटेड है। तो हड़प्पा से हमने 3 नाम देख लिए, बल्कि 4 कहना चाहिए। कनिंघम तो वहाँ पे विजिट कर ही चुके थे, तो कनिंघम हो गए, उसके बाद दयाराम साहनी हो गए, वत्स हो गए, मैके हो गए। फिर उसके बाद मोहनजोदारो में एक नाम तो अभी आ ही गया R.D. बनर्जी का, उसके बाद एक नाम और आ जाएगा जॉन मार्शल का, ठीक है। और फिर आगे और किसका नाम आएगा, मॉर्टिमर व्हीलर का आएगा। तो हड़प्पा में कितने हो गए, हड़प्पा के वत्स जी हो गए, मैके हो गए, और इसके बाद दयाराम साहनी थे ही, और कनिंघम जी भी थे जिन्होंने ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद अब कौन आ रहे हैं, व्हीलर आ रहे हैं, ये भी इन्होंने भी स्टडी कर दिया। फिर और आगे बात करें तो सूरज भान, हाँ, दावलीकर, JP जोशी, BB लाल, SR राव, इनको भी एक बार पढ़ लिया जाए। और कोर्स जब आप बार बार पढ़ेंगे तो फर्स्ट टाइम में तो याद नहीं होंगे इतने सारे नाम, फर्स्ट टाइम में तो जो इतने ऊपर के बताए वो याद रखने हैं, 2 तो याद ही रखने हैं, R.D. बनर्जी और दयाराम साहनी तो याद ही रखना है, इनको पढ़ लेना है, एक एक करके देख लेना है, फिर धीरे धीरे करके दिमाग पे जाना स्टार्ट हो जाएगा। R.S. बिष्ट हो गए, और F.A. खान जो है कोट दीजी, पाकिस्तान में ये एक स्थल है इसी सिविलाइजेशन का, वहाँ इन्होंने एक्सकवेशन किया। M.R. मुगल जो थे, इन्होंने हकरा और प्री हकरा कल्चर्स पे फोकस किया, है ना। हकरा और हकरा के पहले वाला जो कल्चर है उसको प्री हकरा कह देंगे। इसके अलावा हमने कहा कि दुनिया भर के लोग आ ही थे, तो मेनली अमेरिकन, ब्रिटिश, फ्रेंच, इटालियन सारे आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पे आकर के अपने स्टडी कर रहे थे। तो ये हो गई बात। तो इस पूरी बात में जितनी हमने अभी बातें की, यहाँ काफ़ी सारे नाम आए, तो 2 नाम जैसा कि मैंने बताया पहले भी, आपको बिल्कुल याद रखने ही है, R.D. बनर्जी और दयाराम साहनी। अब इसके बाद यहाँ पे एक लिस्ट है जो कि पहली बार में याद नहीं होगी, तो कोशिश की जाए इसको देखते रहने की, और धीरे धीरे करके याद हो जाएगी। तो मैं कहूँगा मैप से याद करना ज़्यादा आसान है, इसके बजाय कि हम यहाँ सीधा एक एक करके याद करें, ये तो इसमें भूलने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैप से ज़्यादा आसानी से याद किया जा सकता। तो ये यहाँ पे हमने ये सिटी है, और ये लोकेशन है, साइट है, और ये उसका लोकेशन कि कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में है, और रिवर का नाम, 3 चीज़ें दे रखी हैं, 3 चीज़ें दे रखी हैं। तो जैसे हड़प्पा के लिए हो गया कि भाई रावी रिवर हो गई, मोहनजोदड़ो के लिए इंडस रिवर हो गई, बाकी भी नाम यहाँ पे दे रखे हैं। तो आप देख सकते हैं सुदका गंडोर जो है ये दस्टा हो गई, चन्हूदारो जो है इंडस, हाँ, रंगपुर हो गया मीडर, कालीबंगन में घग्गर हो गया, लोथल जो है साबरमती, भोगवा, बनवाली जो है वो सरस्वती, और साथ में यहाँ सिटीज़ भी दे रखे हैं। तो इनको एक बार में, पहली बार में नहीं होगा ये इसको तो इसके तो कई राउंड लगेंगे तब जा करके होगा, तो इसलिए मैं इस पर तो फैक्ट ही है ये, तो आप इसको देख सकते हैं। अब इसके बाद एक यहाँ पे और फैक्ट है कि भाई अगर ऐसे देखा जाए इंडिया में जो राज्य हैं, तो किस राज्य से सबसे ज़्यादा स्थल मिले हैं, और ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि भाई गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, तो गुजरात से मिले। सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ से मिले, गुजरात से मिले। और वहाँ भी अगर ये पूछा जाए कि भाई लेटेस्ट जो साइट है, तो गोला धोरो है, क्या है, गोला धोरो। तो इसमें एक्सकवेशन जो है 1996 से 2004 तक अच्छे से चला यहाँ पे, और काफ़ी यहाँ पे सील्स इंडस सिविलाइजेशन के मिले हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है, गोला धोरो।
और ये याद रखना है कि गुजरात वो स्टेट है जहाँ से सबसे ज़्यादा एक्सकेवेशन वाली साइट्स मिली हैं। अब हम बात करते हैं कि लोग कैसे थे, है ना। तो ऐसा है कि हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें तो मिली हैं, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट कंक्लूज़न नहीं बताया जा सकता कि यहाँ के जो लोग थे वो कैसे थे। अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं, अलग अलग विद्वान हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियंस हैं, सबका अपना अलग अलग ओपिनियन है। फिर भी नाम अगर क्लासिफाई किया जाए तो जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है, या मेडिटेरेनियन, या अल्पेनॉइड और मंगोलॉइड, ये कुछ नेम हैं किसके, नस्लों के नाम हैं। ये नस्लों का क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन में ये नाम है जिनको जोड़ा जा सकता है इस सिविलाइजेशन से जोड़ा जा सकता है। अब तो इस पैराग्राफ में हमने ये देखा कि भाई एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जोड़ा जा सकता है इन 4 रेशियल क्लास से। अब यहाँ से जो हम बातें करने वाले हैं, इनको कोशिश की जाए कि अक्षरशः जैसा है वैसे ही याद कर लें। फैक्ट्स काफ़ी सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लिए गए हैं। 2 रीज़न से इम्पॉर्टेंट हैं जो उनको लिया गया है। फिर दूसरी ये बात कि सब बहुत सारा ले लेंगे तो फिर सारी चीज़ें फिर दिमाग में होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए पहले कुछ चीज़ों को कॉन्क्रीट तरीके से रखा जाए दिमाग में, फिर और उसके साथ साथ एसेसरी और भी जोड़ा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन आज के पाकिस्तान के साहिवाल ज़िला में आता है। रिवर रावी देख चुके हैं। तो यहाँ से क्या चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ से वर्किंग फ्लोर्स मिल रहे हैं जहाँ काम करने वाले लोग रहते थे, और वहाँ सर्कुलर ब्रिक का प्लेटफॉर्म भी मिला है, माने गोलाकार ईंटों से बना हुआ फर्श है। और वहाँ थ्रेसिंग करने के लिए ऐसा लगता है कि शायद वहाँ थ्रेसिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता होगा। जैसे आजकल थ्रेसिंग मशीन थ्रेसर आता है थ्रेसिंग करने के लिए, तो उस टाइम पे ऐसे मशीन तो नहीं थी, लेकिन इस तरीके से सर्कुलर ब्रिक का प्लेटफॉर्म बना करके माना जा सकता है कि वहाँ थ्रेसिंग किया जाता होगा। तो ये तो हो गई एक बात। वर्किंग फ्लोर आपको याद रखना, कीवर्ड ये रहेगा, और सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म, ठीक है। सर्कुलर ब्रिक का सर्कुलर प्लेटफॉर्म बना हुआ मिला। अब इसके बाद वर्क्समैन का क्वार्टर, काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए क्वार्टर, और जो शिवलिंग जैसी यहाँ पे आकृतियाँ मिली हैं। कह नहीं सकते कि शिवलिंग है क्या है, लेकिन अब देखने में वैसा ही लग रहा है। इसके अलावा पेंटेड पोट्री भी मिली है, मतलब ऐसे मटके जैसे बर्तन मिले हैं जो कि पेंटेड है, और वीट और बाले भी मिला है, और वुडन मोटार को ऐसे समझिए, खलबट्टा होता है ना, खलबट्टा सिलबट्टा जो होता है मसाले वसाले कूटने के लिए, तो वैसे ही कुछ लकड़ी का कह सकते हैं, सिलबट्टा खलबट्टा। तो उस वहाँ क्या मिला है, बाली मिला है, और कॉपर का स्केल जैसा कुछ मिला है, शायद ये लोग मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हों। क्रूसिबल मिला है ब्रॉन्ज के लिए, तो मेटलर्जिकल प्रोसेस के लिए मेटल्स को गलाने के लिए जो चीज़ होती है उसको क्रूसिबल कहते हैं। तो क्रूसिबल के अंदर पिघला करके लोहे को या और दूसरे मेटल को डाला जाता है, तो क्रूसिबल मिला है। कॉपर का मिरर भी मिला है, वैनिटी बॉक्स मिला है साज सज्जा का सामान रखने के लिए, डाइस भी मिला है यहाँ से, है ना, हो सकता है खेल का शौक रहा हो इनको। तो इतनी चीज़ें मिली हैं। अब और देखें तो अन्नागार मिले हैं, कितने, 6। 16 तो क्या मिले हैं, अग्निकुंड। लेकिन ये नहीं कह सकते कि अग्निकुंड में ये क्या करते थे, क्या हवन करते थे कि कुछ और करते थे, कह नहीं सकते, लेकिन हाँ 16 मिले हैं। फिर इनको टारकोल बनाना आता था। टारकोल मान के चलिए जैसे रोड बनाने के लिए यूज़ होता है डामर, और डामर जैसा ये मटेरियल होता है, और बिटुमिन का बनता है ये। इसके अलावा ख़ास बात यह है कि जो मेन हाउस घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता था वो किस दिशा में खुलता था, उत्तर दिशा में, है ना। और घर के मुख्य दरवाजे से सारा घर नहीं दिखता था, मतलब थोड़ा ये लोग अंतर्मुखी स्वभाव के शायद रहे होंगे, क्योंकि ऐसा है कि मेन गेट से पूरा अंदर का
पूरा घर नहीं दिख रहा है। इसके अलावा R37 सिमेट्री भी मिली है। कहने का मतलब हड़प्पा के जो आज की लोकेशन है उस लोकेशन में कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे काफ़ी सारे शव मिले हैं, तो उसको नाम दे दिया गया R37 सिमेट्री। जैसे कॉलोनी में घरों के नाम होते उसी हिसाब से वहाँ पे नाम दिया है R37 सिमेट्री। और मदर गॉडेस का एक मूर्ति मिला है, टेराकोटा का बना हुआ। टेराकोटा का मतलब होता है पकी हुई मिट्टी। मिट्टी को जैसे पका के ईंट बनाते हैं वैसे ही मिट्टी का खिलौना बनाया जाए, फिर उसका या मूर्ति बनाई जाए, मूर्ति को पका दिया जाए तो उसको टेराकोटा बोलते हैं। आगे मैंने यहाँ पे इमेज ले रखा है, ये आप देख सकते हैं, ये है मदर गॉडेस। ये मूर्ति मिली है जिनको कह सकते हैं मातृ देवी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। 4 आपको यहाँ पे फूल दिखाई दे रहे होंगे, एक ये फूल है, ये दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, 4 नंबर पे। और ये आप देख सकते हैं इन्होंने कुछ मतलब शायद ज्वेलरी है, क्या है, कुछ पहन भी रखा है इन्होंने गले पे। तो ये हैं, ये कौन है? ये है मातृ देवी। तो मातृ देवी जो है, इसके अलावा ये सील की बात तो हो ही गई है। और ये वो हैं जो शायद जिनको कि शिवलिंग जैसा कुछ है, ये पता नहीं क्या है, किसके काम आता था ये, है ना, खेलने के भी हो सकता है काम आता हो। तो मैके ने क्या बोला है इनके बारे में कि मैके का नाम अभी ऊपर आया था ना, तो मैके ने क्या कहा है कि वेरी स्मॉल कोन्स मेड ऑफ लैपिस लैजुली। अब लैपिस लैजुली विशेष प्रकार के पत्थर होते हैं, हाँ, जैस्पर, कैल्सिडोनी एंड अदर स्टोन्स मोस्ट ब्यूटीफुली कट एंड फिनिश्ड एंड लेस देन 2 इंचेस। 2 इंच से भी लगभग कम इनका है हाइट। Also thought to be lingas. On the other hand, it is just as possible that they were used in the board games. तो ऐसा भी हो सकता है सब खेलने के लिए यूज़ होता हो, फिर आज के टाइम पे शतरंज जैसे खेलते हैं, तो हो सकता है ये भी। और ये आप देख सकते हैं इस तरीके के बर्तन यहाँ से मिले हैं हड़प्पा से, है ना, पेंटेड हैं, देखिए ये मटके, इसी को पॉटरी हमने बोला था। फिर तो ये इतनी बातें हड़प्पा से थी, तो काफ़ी सारी बातें हो गई। लेकिन अगर कहा जाए कि 5 पॉइंट, है ना, इतने बातों में 5 बातें जो बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए वो कौन सी हैं? तो देखिए, सबसे पहले हड़प्पा बोलते ही प्रायोरिटी ऑर्डर में मैं बता रहा हूँ 5 बातें। भाई जब कहीं पे भी आपको किसी पार्ट में बहुत सारे फैक्ट्स मिल जाएं तो 2 तरीके होते हैं, या तो आप सबको याद करने की कोशिश करते हो, लेकिन उस चक्कर में होता क्या कि लगभग कुछ भी दिमाग में रहता नहीं है। पहली बार की बात कर रहा हूँ, जब फर्स्ट टाइम रीड करते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसमें कुछ पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें अगर पता हों तो उनको प्रायोरिटी बना ली जाए। तो मैं इसमें आपको बताता हूँ प्रायोरिटी बना करके 5 बातें पहले जो दिमाग में छप जानी चाहिए वो कौन सी हैं। नंबर 1 जो है वो है मदर गॉडेस, ये नंबर 1 हो गया, ठीक है। नंबर 2 में हम कहेंगे कि ग्रैनरी नंबर 2 पे, अग्निकुंड नंबर 3 पे। 3 चीज़ें हो गई जो बिल्कुल याद ही रखना है। और ये जो शिवलिंग जैसी चीज़ मिली है इसको भी याद रखना है, नंबर 4। फिर इसके बाद नंबर 5 पे रखा जा सकता है ये मेन गेट जो है ओपनिंग वाला नॉर्थ डायरेक्शन में, ये नंबर 5। तो 5 बातें बिल्कुल पहले दिमाग में बिठा लीजिए। अब ये 5 याद हो जाएंगे, उससे कॉन्फिडेंस आएगा, उस कॉन्फिडेंस से हम बाकी चीज़ें भी याद कर लेंगे। तो ये फर्स्ट टाइम की बात है कि भाई फर्स्ट रीडिंग में 5 बातें तो आपको याद होनी ही चाहिए। क्या क्या? मदर गॉडेस हो गई, फिर दूसरे नंबर पे क्या हो गया? ग्रैनरी हो गया, फिर तीसरे नंबर पे क्या हो गया? अग्निकुंड हो गया, फिर चौथे नंबर पे क्या बताया हमने? हाँ, उसमें हमने बताया ये कि जो शिवलिंग जैसा मिल रहा है। फिर उसके बाद 5वें नंबर पे क्या है कि मेन गेट नॉर्थ डायरेक्शन से ओपन हो रहा है। तो ये 5 बातें हैं जो बिल्कुल दिमाग में रहनी ही चाहिए, और बाकी फिर बाकियों को भी याद करने की कोशिश करना है। चलिए, तो हड़प्पा की बात तो हो गई यहाँ पे ख़त्म। अब हम बात करते हैं मोहनजोदारो की। तो देखिए, मोहनजोदारो मौका लगे तो मूवी भी देख लेनी चाहिए, ऋतिक रोशन की है, और कुछ आपको वहाँ से झलक मिल जाएगी हड़प्पा सिविलाइजेशन की। बाकी भारत एक खोज के वीडियो भी हैं, उससे ज़्यादा और अच्छी झलक मिलेगी। तो जैसी
आपकी सुविधा हो उस हिसाब से कभी देखा जा सकता है। तो अब बात करते हैं मोहनजोदारो में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो देखिए सबसे पहले ये सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदारो क्या है? एक सिंधी भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है मृतकों का टीला, माउंड ऑफ द डेड। क्यों? काफ़ी डेड बॉडीज़ मिली तो इसलिए इसको माउंड ऑफ द डेड बोल दिया गया। आर डी बनर्जी ने इसको एक्सकेवेट किया, बात पहले ही हो चुकी है 1922 में। 21 में हड़प्पा का एक्सकेवेशन चल रहा था, अगले साल इसका हुआ। अब मोहनजोदारो बोलते ही आपके दिमाग में 5 बातें जो आनी चाहिए, पहले तो हम सबकी बात कर लेंगे फिर 5 बातों की भी बात करेंगे। तो उनमें से सबसे पहली जो बात है वो सबसे पहले लिखी हुई है और वो क्या है? वो है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ का मतलब है स्नानागार। एक बड़ा सा स्नानागार मिला है और वो ये रहा। तो बस इस स्नानागार में ये स्विमिंग पूल जैसा जो बना हुआ है, पानी डाल देना, इसमें पानी डाल देना है तो बन जाएगा स्नानागार। और स्नानागार में जाने के लिए नीचे सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, यहाँ से आदमी नीचे उतर जाएगा। दूसरे डायरेक्शन में भी है, जिस तरफ से इमेज ली गई है उस तरफ भी ऐसे बना हुआ है नीचे उतरने के लिए, मतलब दोनों दिशाओं से नीचे उतरने के लिए बना हुआ है। और यहाँ पे हो सकता है कि कपड़े उपड़े चेंज करने के लिए यहाँ जगह हो। तो ऐसा माना जाता है कि शायद कुछ धार्मिक अवसर होता होगा, जैसे कुंभ लगता है, शायद उस तरह की कुछ चीज़ होती होगी तो लोग एक इकट्ठा होते होंगे और फिर जैसे छठ पूजा में होता है तो इस तरह का कुछ शायद होता होगा। तो ये हो गई सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो सबसे पहले लिखी हुई है। फिर इसके बाद अगली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो है मल्टी पिलर्ड बिग हॉल, है ना। बड़ा हॉल मिला है जिसमें कि काफ़ी सारे पिलर हैं, उसका भी इमेज यहाँ बना हुआ देखिए। ये है मल्टी पिलर्ड बिग हॉल। अब मुझे पता है आप देखते ही कहोगे कहाँ है हॉल, कहाँ है और कहाँ है पिलर। तो हाँ सही बात है, मतलब इमेज देख करके तो ना तो इसमें कहीं हॉल दिखाई दे रहा है और ना कहीं पिलर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हो गया, दिव्य दृष्टि चाहिए, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के पास होगी, उन्होंने देखा होगा पिलर विलर, है ना। दूर से भी काफ़ी देख रहे हैं, पास जाके देखें शायद कुछ पता चले। तो भाई यही है जो हम जिसको कह रहे हैं पिलर्ड हॉल, मल्टी पिलर्ड हॉल, ठीक है। अच्छा, तो 2 बातें हो गई, है ना। नंबर 1 पे ये है और नंबर 2 पे 5 बातें तो देखिए यहीं पे दिख रही हैं। 5 जो चीज़ें जो दिमाग पे बिठा लेनी है, मतलब आंख बंद किया और आंख बंद करते ही 5 बातें जो दिमाग में मोहनजोदारो की आनी चाहिए, 5 तो यहीं दिख रही हैं। पहली बात तो ये ग्रैनरी आना चाहिए दिमाग, सॉरी अब ये ग्रेट बाथ आना चाहिए, स्नानागार, ठीक है। दूसरी बात मल्टी पिलर्ड हॉल आना चाहिए, ये नंबर 2 पे। फिर नंबर 3 पे आपको देखिए ये देवदासी कह सकते हैं या इसको डांसर कह सकते हैं, देवदासी कहना ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये ब्रॉन्ज की बनी हुई है ना। तो नर्तकी भी इसको कह सकते हैं, है ना, नर्तकी। तो ये आप किसी भी बुक में अगर इंडस सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं तो ये वाली इमेज ज़रूर आपको मिल जाएगी। ये जो मॉडल है ये आपको ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे इसको रखेंगे नर्तकी को। पहले नंबर पे स्नानागार हो गया, ग्रेट बात। दूसरे नंबर पे मल्टी पिलर्ड हॉल हो गया। तीसरे नंबर पे ये जो डांसिंग गर्ल है। और चौथे नंबर पे ये देखिए भाई साहब, ये देख रहे हैं बाबा बैठा हुआ है। अब हो सकता है कि शिव जी हों, ये ऐसा भी हो सकता है। नंबर 4 पे ये मोहर है, क्या है? ये मोहर है, सील है ये। तो इस सील में आपको क्या क्या दिख रहा है, अच्छे से ऑब्जर्व करिए। ये एक जानवर है, क्या लगता है कौन होगा ये? मुझे तो टाइगर जैसा लग रहा है। ये क्या है? ये कौन सा जानवर है? ये मुझे बैल जैसा लग रहा है। ये देखिए सींग, 2 सींग इसकी दिखाई दे रही है। और ये जानवर आपको कौन सा दिख रहा है? ये मुझे तो गैंडे जैसा लग रहा है, ठीक है। और ये जानवर कौन सा है? ये भाई ये स्पष्ट रूप से हाथी है, ये, है ना। और यहाँ क्या है, इसको देख लिया जाए, ये शायद हिरण जैसा लग रहा है, ये डियर जैसा लग रहा है। तो ये कुछ यहाँ पे जानवर आपको दिखाई दे रहे हैं जिनका नाम अभी आगे हम देखेंगे, इसका नाम भी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ ऊपर कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ स्क्रिप्ट है। और स्क्रिप्ट कैसी है? स्क्रिप्ट में वर्ड्स होते हैं, कुछ स्क्रिप्ट में, कुछ में पिक्चर होती है। तो ये पिक्चोग्राफी है ना, पिक्चोग्राफिक है। और इसके लिखने का तरीका ऐसे था कि पहले जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, या उर्दू ऐसे इस तरीके से, या चाइनीज़ ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे। इनका तरीका कुछ मामला ही अलग है। ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इसको कहा जाता है बुस्टोफिडॉन। इसको क्या कहा जाता है? बुस्टोफिडॉन, ठीक है।
तो चौथी चीज़ ये है, मतलब मोहनजोदाड़ो बोलते ही 4 बातें दिमाग में खट से आ जानी चाहिए। पहली बात ग्रेट बात, दूसरी बात मल्टी पिलर्ड हॉल, तीसरी बात नर्तकी, और चौथी बात ये इनको पाशुपति भी कहीं कहीं बोला गया, कहीं कहीं प्रोटोसिवा बोला गया, कहीं कहीं पे मेडिटेटिंग योगी बोला गया, अलग अलग नाम है, लेकिन बात इसी की हो रही है। ठीक है, कि कोई ध्यान लगाए बैठा है और उसके चारों तरफ जानवर हैं। अब क्योंकि हमारे देवताओं में जानवरों के साथ रहने वाले जो देवता हैं वो कौन से हैं, शिव जी हैं, तो इसलिए इसको शिव जी से माना जाता है कि शायद शिव जी का ही ये पहले वाला, यानी पहले वाले लोग शिव जी को शायद इस रूप में देखते होंगे। तो इसको हम किस नाम से याद रखें, इसको योगी के नाम से याद रखते हैं। किस नाम से? योगी। ठीक है, फिर इसके बाद ये देखिए, ये कोई है, अब आप जैसे ऋतिक रोशन वाली जो मूवी देखेंगे तो उसमें विलेन इसी तरीके का बना हुआ था। ठीक है, इसको वो क्या बोला गया है, इसको बियर्ड मैन बोला गया है, दाढ़ी वाला आदमी, है ना। दाढ़ी बड़े तरीके से देखिए, जैसे आज के टाइम पे क्लीन मतलब दाढ़ी जैसे रखते हैं और उसको बहुत बारीकी से उसको बना के सजा के रखते हैं, वैसा ही है। तो अब ये आम इंसान तो देखिए वो नहीं करता था पहले। पहले के टाइम पे राजे महाराजे इस तरीके से अपना शौक था उनका, तो इसलिए इन, अच्छा इसका कपड़ा भी देखिए, ये कुछ इसने ऐसे पहना हुआ है डिज़ाइनदार। तो इस डिज़ाइनदार कपड़े और इसकी जो दाढ़ी का जो पैटर्न है उसको देख करके कहा जा सकता है। फिर यहाँ पे देखिए ये पट्टी पहना हुआ है, तो आम आदमी तो इस तरह की पट्टी नहीं पहनता है। इन सब बातों से ऐसा लगता है कि शायद ये राजा रहा होगा, शायद ये उस समय का जो राजा था वो राजा की शायद फोटो है। अब तो इसको हम बियर्ड मैन कहेंगे, इसको किस नाम से याद रखेंगे? बियर्ड मैन के नाम से। 4 5 नंबर पर तो यही आ गया, 5 नंबर पे यही आ गया। और यहाँ क्या हो रहा है भाई, यहाँ क्या चल रहा है? ये 3 आदमी यहाँ दिख रहे हैं, ये एक नीचे कुछ देख रहा है, ये ऊपर देख रहा है, एक इधर, ये 3 है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। पता नहीं क्या खेल खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मजाक कर रहा था, खेल नहीं खेल रहे हैं। ये भाई साहब अन्नागार है, मतलब जहाँ ये आज खड़ा है यहाँ हो सकता है कि अन्न रखे जाते होंगे। ठीक है, ये ग्रैनरी है, मोहनजोदारो की ग्रैनरी है, अन्नागार। तो ये नंबर 6 पे हो गया, अन्नागार यानी अन्न रखने की जगह। तो भाई 6 बातें मोहनजोदारो बोलते ही दिमाग में आ जानी चाहिए, ये 6 बातें। अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा, पिक्चर से क्या है कि थोड़ा ज़्यादा याद होता है, तो इसलिए पिक्चर्स को यहाँ पे रख लिया गया है। तो हमने क्या कहा, अब यहाँ एक एक करके सारी बातें देखेंगे। तो पहले तो जो 1 नंबर वाली बात थी वो ये रही, फिर दूसरे नंबर पे शायद मल्टी पिलर्ड हॉल था, तीसरे नंबर पे शायद ये ब्रॉन्ज का स्टैचू था डांसिंग गर्ल का, आइडल ऑफ योगी था शायद चौथे नंबर पे, और बहुत सारी सील्स। हाँ, एक और ख़ास बात, पूरे सिविलाइजेशन की आधे से ज़्यादा सील्स तो यहीं से मिल रही, 56% से ज़्यादा, 1398 लगभग 1400 सील्स यहाँ से मिल रही हैं। यानी पूरे सिविलाइजेशन में जितने सील्स मिली हैं उसका लगभग 55% तो यहीं से मिल रहा है। इसीलिए तो इसको क्या बोला है, कैपिटल सिटी बोला है। और जो पिलर्ड हॉल है ये लगभग 27 मीटर स्क्वायर का है, 90 फीट स्क्वायर, और 20 स्क्वायर ब्रिक पिलर्स यहाँ पे लगभग बने हैं, जिसमें से सारे तो नहीं बचे हैं, कुछ बचे हुए हैं, 2 जिसमें से 2 रोज बची हुई हैं, 2 पालियाँ बची हैं। और बाकी प्रोटोशिवा की बात तो हो ही गई। यहाँ पे देखिए आइडल ऑफ योगी वही हैं, पाशुपति महादेव, प्रोटोशिवा सील, है ना। अब एक खास बात है कि जो ये मोहरें थी वो किस पत्थर की बनी होती थी, उसको स्टीएटाइट कहा जाता था, और स्टीएटाइट से ही वो दाढ़ी वाला इंसान जो है बियर्ड मैन। तो ये नंबर 5 पे इसको कर देते हैं, ये नंबर 5 हो गया इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि दिमाग में याद रखनी है। ह्यूमन स्केलेटन हडल्ड टुगेदर, मतलब एक दूसरे को गले लगाए हुए यहाँ से ह्यूमन स्केलेटन मिला है ना। शायद 2 प्यार करने वाले मर गए होंगे, पता नहीं क्या रहा होगा या क्या कैसे रहा। और इसके बाद फिर असेंबली हॉल यहाँ से मिला है, उसका एविडेंस मिला है। और प्रॉपर प्लान हाउस हुआ करते थे, किचन विचन सब होती थी, कोर्टयार्ड भी होता था। और ख़ास बात क्या है, इसको नंबर 7 पे रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसमें 7 लेयर्स में मोहनजोदारो सिटी मिली है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको 7 बार शायद नष्ट किया गया होगा, फिर बना दिया गया होगा। कैसे पता चला, जब
इसको खुदाई की गई तो भाई कुछ चीज़ें मिली, फिर और खोद के देखा गया, फिर कुछ चीज़ें मिल गई, दूसरी परत एक मिली, फिर और खोद के देखा गया, फिर मिल गया। तो इस तरीके से जब 7 लेयर्स में चीज़ें मिलेंगी तो इससे कहा जा सकता है इसको 7 बार ये जगह टूटी फूटी होगी, फिर उसको बनाया गया होगा। तो ये थी बातें मोहनजोदारो की। तो मोहनजोदारो में 7 बातें आपको दिमाग में अपने रखनी है, 7 बातें, है ना। 5, लेकिन छठी बात कौन सी थी, छूट गई। ग्रैनरी, अच्छा हाँ ग्रैनरी, यहाँ पे ग्रैनरी आया नहीं इसमें, है ना, लेकिन वहाँ पे था शायद। खैर, तो ये आपको 7 बातें दिमाग पे रखनी है। 6 तो यही पिक्चर में ही दिख रही हैं, और 7वीं बात ये है कि 7 परत में था, नहीं है। 6 पॉइंट तो यही है जो दिख रहे हैं, और 7वां पॉइंट ये है कि भाई 7 लेयर में मिला है ये। चलिए, ये 2 स्थल हैं, इसमें ज़्यादा फैक्ट्स हैं, सब में इतने फैक्ट्स नहीं होंगे क्योंकि 2 इंपॉर्टेंट है ना, ये कैपिटल सिटीज़ हमने इनको बोला है। तो अब इन 2 के बाद कुछ और भी है, प्लेस देख लेते हैं। तो अब बारी है लोथल की। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। लोथल बोलते ही दिमाग में जो आपके कहना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आना चाहिए वो आना चाहिए डॉकयार्ड। डॉकयार्ड को गोदीवाड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा मतलब क्या होता है, गोदीवाड़ा का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये समंदर है, और समंदर के बाद फिर यहाँ से ये मेन लैंड है। तो बड़ा जहाज अगर मान लीजिए आ रहा है तो वो बड़ा जहाज भारी होता है काफ़ी, तो जहाँ पानी होगा वहाँ तो वो रहेगा, लेकिन अंदर तक नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पानी ही नहीं है। अब अंदर तक नहीं आ पाएगा, लेकिन सामान कैसे उतारा जाए, रखा जाए। तो क्या किया जाता है, एक प्लेटफॉर्म अलग से बना दिया जाता है। प्लेटफॉर्म अलग से बना देते हैं ये इस तरीके से, और इसी को कहा जाता है गोदीवाड़ा। ये है, ठीक है। तो ये डॉकयार्ड हो गया। तो डॉकयार्ड मिला है कहाँ से, लोथल से। तो इसका मतलब लोथल से बिजनेस होता होगा, लोथल से मेसोपोटामिया माल भेजा जाता होगा, वहाँ से मंगाया जाता होगा, ठीक। दूसरी बात जो लोथल बोलते ही दिमाग में आनी चाहिए वो क्या है, राइस हस्क, चावल की भूसी मिली है यहाँ से। चावल की भूसी, चावल के ऊपर का वो नहीं होता, उसके ऊपर क्लियर होती है, वो भूसी मिली है। तो 1 नंबर पे आपको डॉकयार्ड याद रखना है, 2 नंबर पे याद रखना है चावल की भूसी। और इसके अलावा पेंटेड जार भी मिला है, लेकिन इसको मैंने 3 नंबर नहीं बोला है ना, मिला है, अच्छी बात है। लेकिन जो 2 बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो डॉकयार्ड है और राइस हस्क है। और क्या है, और यहाँ पे कि ये भी बता दिया गया कि भाई इसको 1957 में इसको SR राव ने गल्फ ऑफ काम्बे के पास है ये लोथल, वहाँ पे इसको जो है डिस्कवर किया। रेड और ब्लैक क्ले पॉट्स मिले हैं, माने सीधे सीधे 2 बर्तन मिले हैं, 2 नहीं और भी मिले होंगे, पर 2 कलर के मिले हैं, रेड कलर के और ब्लैक कलर के। तो आपने लाल कलर के तो मटके देखे ही हैं, मटका लाल ही कलर का यहाँ मिलता है। और ब्लैक वाले भी कुछ आपने देखे होंगे, ब्लैक कलर के ही मिट्टी के बर्तन होते हैं, है ना। गाँव में ब्लैक कलर के बर्तन में दूध को पकाया जाता है, या हो सकता है पकाते पकाते ब्लैक हो जाता है ना। तो ये 2 तरह के यहाँ से भाई चीज़ें, मटके या बर्तन मिले हैं। अच्छा, इसके अलावा कॉपर के टूल्स मिले हैं, है ना। टैंक मिले हैं जो कि ईंटों के बने हुए हैं। बीड मेकिंग फैक्ट्री, भाई साहब ये जो है ना, ये जो है ये बिल्कुल अच्छी तरह से आपको याद रखना है। बीड मेकिंग फैक्ट्री नंबर 3 इसको मैं दूंगा, यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट में 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट में ये आएगा। और ब्रॉन्ज का स्केल भी मिला है ना, कुछ मेजरमेंट करने के काम आता होगा। तो लोथल बोलते ही 3 बातें दिमाग में खट से आनी चाहिए। पहली बात क्या आनी चाहिए, गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड। दूसरी बात क्या आनी चाहिए, राइस हस्क यानी भूसी। और तीसरी बात क्या आनी चाहिए, बीड मेकिंग फैक्ट्री। अच्छा देखिए, एक खास बात क्या है कि राइस वो क्रॉप है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया कि बताइए कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में कौन सा क्रॉप था जिसके बारे में इनको पता नहीं था, तो ऐसा नहीं कह सकते कि पता नहीं था, है ना। ऐसा नहीं कह सकते कि पता नहीं था क्योंकि चावल की भूसी मिल रही है। लेकिन जब ये क्वेश्चन आ रहा तो इसका ये मतलब हुआ कि वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि बताइए कौन सी ऐसी फसल थी, कौन सी ऐसी क्रॉप थी जिसके एविडेंस नहीं मिले, यानी कि जो अभी तक की खुदाई में मिला नहीं कहीं स्पष्ट रूप से। तो वो चावल है। राइस हस्क मिल रहा है, लेकिन हस्क मिल रहा है ना, राइस थोड़ी मिल रहा है। और कहीं कहीं से थोड़ा बहुत राइस मिला है, लेकिन अच्छे खासे ज़्यादा अमाउंट में नहीं मिला है। जैसे बाकी वीट बार्ले तो अच्छा खासा अमाउंट में मिला है, तो हम तो कहते हैं कि वीट बार्ले यहाँ के लोगों का मेन फसल ही था। तो ये नहीं कह सकते कि क्या उन्होंने कभी चावल ही नहीं खाया होगा, खाया हो शायद, खाया भाई, नहीं मिला हो हमको एविडेंस, ये भी हो सकता है ना। इतनी सफाई से खाया हो कि एक भी दाना ही नहीं छूटा, सब ऐसे ही खर करके खाए हों, है ना, कह नहीं सकते।
तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि भाई, जैसे कि ये आता है कि इनको किस जानवर के बारे में नहीं पता था, तो उसमें भी जो है तो काऊ का नाम आता है। अब काऊ जब बुल है तो काऊ क्यों नहीं होगी, है ना, काऊ तो होगी ना। लेकिन काऊ का इन्होंने कहीं पे, जब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा कि किस जानवर के बारे में नहीं पता था, या इसको ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि किसका इस इनके ना तो जो सील है उसमें कहीं पे, मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, बताओ किस जानवर को इन्होंने अपने कहीं चित्र नहीं चित्रित नहीं किया है। तो भाई काऊ है, काऊ को नहीं दिखाया इन्होंने कहीं पे भी, हर जगह बस बुल को ही दिखा रखा है। अच्छा, जबकि अगली जो सिविलाइजेशन आने वाली वैदिक सिविलाइजेशन, उसमें काऊ ही काऊ है, मतलब गाय ही गाय है, मतलब गाय का ही इतना इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे ऐसा नहीं। और तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है, एक बीड हो गया, राइस हस्क हो गया, डॉकयार्ड हो गया। अब आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं काली बंगन की। बंगन यानी शायद ये जो होते हैं चूड़ियाँ जो होती हैं काली रंग की, काली बंगन राजस्थान में है। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो भाई ये उतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं है जिस तरह से कि मोहनजोदारो था, पहली बात। दूसरी बात, अब ऑर्गेनाइज क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग ना, ड्रेनेज सिस्टम इनका परफेक्ट नहीं था, ड्रेनेज सिस्टम था ही नहीं मतलब। और यहाँ से बहुत सारे फायर पिट्स यानी अग्निकुंड मिले। तो ये पहली बात हो गई, कि अगर पूछा जाए कि बताओ भाई कौन सी सिटी थी जहाँ से ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिला, तो कालीबंगन। फिर इसके बाद अग्निकुंड तो मिले ही हैं, और फिर इसके बाद डिस्कवर कब किया, 1953 में, राजस्थान के ऊपर वाले पार्ट में, अपने मैप में अभी दिखाया था मैंने। और ये 2 कल्चरल फेजेस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब हड़प्पा के पहले भी सिविलाइजेशन थी जिसके कि बहुत हमारे पास क्लियर चीज़ें नहीं मिली हैं, लेकिन उसके पहले भी थी। और हड़प्पा वाली तो है ही मेन, 3 थी एक्चुअली, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि एक हड़प्पा वाला सिविलाइजेशन, एक उसके पहले वाला, एक उसके बाद वाला। तो हड़प्पा के अंतर्गत तो हम पढ़ ही रहे हैं इसको, लेकिन इसको प्री हड़प्पा के भी जो कुछ एविडेंस है वो भी यहाँ से मिले हैं, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई जगह रही हो जो दोनों समय पर रही हो, जैसे इलाहाबाद बहुत पुराना है, अब उसे पता नहीं कौन कौन सा समय देखा होगा। काशी बहुत पुराना है, उज्जैन बहुत पुराना है। तो कुछ जगहें होती हैं जो पुराने प्राचीन काल में भी थी, मध्यकाल में भी थी, आधुनिक इतिहास में भी, ऐसा भी होता है। फिर इसके बाद अब बात करते हैं धौलावीरा की। तो धौलावीरा में इसी साल यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, ये देख सकते हैं, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन। ये रिजर्वायर है, ये पानी को स्टोर करने के लिए इन्होंने बना रखा है ना। और आप देख सकते हैं कितने, ऐसा लगता है जैसे अभी बनाया गया हो, इतनी सफाई से, मतलब इसको दोनों की, मतलब इसमें खास बात है, जिसने खुदाई की, एक्सकेवेशन किया, उसने बहुत बारीकी से अच्छे से किया एक्सकेवेशन। इसलिए आपने देखा होगा एक्सकेवेशन मजदूर लोग नहीं करते हैं, वो एक्सपर्ट लोग करते हैं, उनके पास ब्रश होता है, वो आराम से थोड़ा ऐसे हल्के से मार के करते हैं, तो जा कर के इंटैक्ट चीज़ें निकाल पाते। नहीं तो मजदूर लेबर को लगा देंगे तो लेबर तो सब खोद डालेगा, कुछ पता नहीं चलेगा क्या था यहाँ। और दूसरी बात ये कि जिसने भी बनाया था उस समय पे, तब से लेके अब तक देखिए कितना अच्छे से बनाया, कि अब तक 5000 साल पहले की चीज़ अभी भी है हमारे पास, है ना, इतना स्पष्ट। तो दोनों ही बातें हैं कि जिसने एक्सकेवेशन किया उसने बहुत अच्छे से किया, जिसने बनाया उसने बहुत खूब बनाया। तो बनाने वाले ने भी खूब बनाया और देखने वाले ने भी खूब देखा। अब देखिए, तो धौलावीरा में 1992 में इसको जेपी जोशी जी ने इसको डिस्कवर किया। अब इसकी खास बात जो है, महा खास बात कह सकते हैं, वो एक तो खास बात बता ही दी है कि भाई यहाँ जो है तो वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, जल संचय की प्रणाली यहाँ पे थी। तो एक तो खास बात ये हो गई, है ना। और दूसरी खास बात क्या है कि भाई ये वो जगह है जहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन के तीनों फेज जो है तो मिलते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि काशी, उज्जैन, ये कुछ ऐसे शहर हैं बहुत पुराने, तो ऐसे ये भी बहुत पुराना है। पहले प्री हड़प्पा वाला भी यहाँ पे हमें एविडेंस मिलेगा, हड़प्पा वाला भी मिलेगा और पोस्ट हड़प्पा वाला भी मिलेगा। खास बात है कि यहाँ से बिग अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में, यहाँ पे गेट में, किसी घर के गेट में, ये धौलावीरा के गेट में बिग अल्फ़ाबेट्स मिले हैं, स्क्रिप्ट मिली है, इसकी लिपि मिली है, और स्टेडियम जैसा भी कुछ मिला है, रॉक कट आर्किटेक्चर भी यहाँ से मिला है। तो ये भी चीज़ें हैं जो याद रखनी है, लेकिन 2 बातें तो नहीं भूलनी है आपको। 2 बातें कौन सी? उनमें से एक बात है कि वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, और दूसरी बात है
कि ये तीनों ही हड़प्पा के फेजेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चन्हू दारो में ज़्यादा बातें नहीं हैं, और जो खास बात है वो दिख ही रहा है आपको कि यहाँ से खिलौना जैसा कुछ आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो ये बैठा हुआ इंसान और ये इसको चला रहा है। तो टेराकोटा का बना हुआ ये बुलक कार्ट है। तो ये यही है इसकी सबसे खास बात, इसी को मैं स्टार मार्क दूंगा। और एक और ख़ास बात है, सिटी विदाउट सिटाडेल। अब सिटाडेल क्या है, तो जितनी भी हड़प्पा सिविलाइजेशन के शहर थे वो दो भागों में डिवाइडेड थे। एक पार्ट जो कि थोड़ा जिसकी हाइट ज़्यादा रहती थी उसको बोलते थे ऊपरी दुर्ग या फिर सिटाडेल, और एक लोअर टाउन हुआ करता था, निचला शहर, जहाँ पे कि आम इंसान रहते थे। तो ये कॉमन मैन के लिए हो गया और ये रूलर्स के लिए हो गया, ऐसा हमें लगता है कि ऐसा रहा होगा। तो ये जो सिटी है ये बिना सिटाडेल का है, मतलब इसमें पहली जो ये वाली चीज़ है ये नहीं है, ये है बस, है ना। बीड मेकर शॉप यहाँ से मिली है, मनके बनाने की दुकानें, है ना। कैसे पता चला दुकानें हैं वो, क्योंकि जो मनका बनाने के समय पे जो चीज़ें वेस्ट निकलती हैं वो वहीं पे पड़ी हुई मिली, तो दुकानों में बनता होगा, वहीं पे वेस्ट जो है मिल गया। लिपस्टिक पता नहीं कैसे मिल गया, क्या दिया हुआ है, इंकपॉट कार्ट ये भी है सब, पुलक कार्ट हो गया, है ना। तो ये इसमें याद रखने का क्या है, जो बिल्कुल चन्हू बोलते ही खट से दिमाग में आना चाहिए वो ये एक, इसको भी स्टार मार्क दे सकते हैं, बीड मेकर शॉप को भी। तो एक तो भाई खिलौना है ये मिट्टी का अपना, और दूसरा ये बीड मेकर शॉप हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, बनवाली की बात करते हैं। तो बनवाली में खास बात ये है कि जैसे अभी हम आगे टाउन प्लानिंग देखने वाले हैं, तो टाउन प्लानिंग में हम देखेंगे कि यार एग्जैक्टली जो मोहनजोदारो है उसी का मैप हम देखेंगे। तो आप उस पूरे मोहनजोदारो को देखेंगे कि बिल्कुल जैसे दिल्ली में इंडिया गेट जैसे मान लीजिए हो, या और चंडीगढ़ हो गया, जो कुछ जो नए पहले के शहर अंग्रेजों के टाइम के कुछ हो गए, या कुछ जो नए शहर बन रहे हैं, तो वो कैसे बनते हैं, एग्जैक्टली 90 डिग्री पे उनके रोड एक दूसरे को कट करती हैं। तो भाई यहाँ पे ऐसा नहीं मिल रहा है, इसको चेस बोर्ड पैटर्न या ग्रिड पैटर्न बोलते हैं टाउन प्लानिंग का, ये यहाँ से नहीं मिल रहा है। ठीक है, कहाँ से, बनवाली से। और ड्रेनेज सिस्टम में भी थोड़ा सा लैग कर रहा है ये, और ये 2 फेजेस को रिप्रेजेंट करता है। हड़प्पा, अच्छा देखिए, अब टाउन प्लानिंग इसकी अच्छी नहीं है, इसका मतलब हड़प्पा के पहले उस तरह की टाउन प्लानिंग नहीं थी, तभी तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई 2 जगह पे देखिए मार्क आ गया, एक तो इसका टाउन प्लानिंग ज़बरदस्त नहीं है, दूसरा ड्रेनेज पैटर्न इसका ज़बरदस्त नहीं है। तो ये प्री हड़प्पा वाली कुछ बातें हैं, तभी तो ज़बरदस्त नहीं है। हड़प्पा वाला होता ये तो और बढ़िया एडवांस होता। टेराकोटा का, हाँ ये भाई साहब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेप्लिका मिला है किसका, हल का, हल होता है ना हल, तो इसका क्या मिला है, यहाँ से रेप्लिका मिला है। तो शायद ये लोग वैसे ही मतलब ऐसे ही जो चावल वावल होते हैं, दाने होते हैं, ऐसे फेंक करके या तो भाई खेती कर देते होंगे, या शायद भाई उसको वो करते होंगे, जोतते भी होंगे, तो दोनों बातें हो सकती हैं। अब बात करते हैं सुरकोटडा। सुरकोटडा गुजरात में है, और यही बात है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले दी हुई है कि भाई घोड़े की हड्डी यहाँ से मिली है, घोड़े की हड्डी मिली, घोड़ा पूरा नहीं मिला, घोड़े की हड्डी मिल रही है। तो इसीलिए अगर ऐसे बोला जाता है, बताइए किस जानवर के बारे में इनको नहीं पता था, तो एक काऊ तो अपनी है ही, काऊ का मतलब क्योंकि पिक्चराइजेशन नहीं है कहीं, बाकी घोड़े का भी कहीं पे नहीं है, जबकि घोड़ा तो बड़े काम की चीज़ होती है, घोड़े का नहीं है ना। तो घोड़े का बस यहीं से बस हड्डी मिल रही, बाकी कहीं से कुछ नहीं मिल रहा, ना उसकी पिक्चर कहीं मिल रही है किसी भी सील में, और ना ही उसका कहीं से बाकी पूरा बॉडी मिल रहा है। तो ये बात हो गई। और इसमें सिटाडेल और जो टाउन एरिया था, माने ऊपर वाला जहाँ रूलर रहते थे, नीचे वाला जहाँ इलाका जहाँ पे कॉमन मैन रहते थे, दोनों ही कवर्ड हैं किससे, वॉल से, दीवार से। बाकी ये पार्ट रूलर वाला तो कवर्ड ही रहता था हर जगह, लेकिन यहाँ पे क्या दोनों ही कवर्ड है, ये खास बात थोड़ी हो गई। और जो इसका किला है, माने वही ऊपरी दुर्ग, जो ऊपर वाला पार्ट है, जो इसका ऊपर वाला पार्ट है, ये येलो क्ले के से बना हुआ है। प्लेटफॉर्म जो इसका बना है, यानी कि कहना चाहिए कि बिल्डिंग का जो बेस है वो किससे बना हुआ है, येलो क्ले से बना हुआ है। और यहाँ से ग्रेवयार्ड मिला है जो कि लार्ज साइज़ के रॉक से ढका हुआ है। तो ये बात थोड़ी सी हो गई। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए वो क्या है, बोन ऑफ द हॉर्स। ठीक है, तो ये होगी बात। अब बात करते हैं दाइमाबाद की। गजब की जगह है भाई, गजब की चीज़ें मिली यहाँ से। दाइमाबाद से
कांसे की, इसको ब्रॉन्ज को क्या बोलते हैं, कांसा बोलते हैं। ब्रॉन्ज के 4 चीज़ें मिली हैं। क्या मिला है, एक तो आप ये देखिए, ये भाई ब्रॉन्ज से बना हुआ है ये पूरा, ये और ये। इसके अलावा ये खिलौना जैसा, मतलब एक मॉडल जैसा कह सकते हैं। और एक आपको ये दिख रहा है, ये है ना अपना, ये कौन है, वही अपना बैल, गाय तो इन्होंने पता नहीं क्यों नहीं बनाई। अब तो एक तो क्या मिल रहा है, एक तो आपने देख ही लिया कि रथ है जिसमें इंसान बैठा हुआ है और उसमें ये अपने बैल हैं। और ये बुफैलो, इसको कह सकते हैं भैंस जैसा भी लग रहा है थोड़ा। तो बुफैलो है जो कि कार्ट में है और 4 इसके पहिए हैं, 4 व्हील्स आपको दिख रहे होंगे, ये 4 व्हील्स हो गए। फिर इसके बाद और मिले हैं जो इसमें नहीं है पिक्चर में। राइनोसेरस भी मिला है, वो भी इसी तरीके से इसके 4 उस पहिए के ऊपर टिका हुआ है। और इसी तरह से हाथी मिला है। तो ये 4 चीज़ें मिली हैं। इनका कुल वजन जो बनता है वो 65 किलो बनता है। कितना बनता है, 65 किलो। तो ये खास बात है कि इतना ज़्यादा वजन का ब्रॉन्ज का आइटम दुनिया में कहीं से नहीं मिला है, यहीं से बस मिला है। तो इस मामले में थोड़ा सा दायमाबाद जो है बड़ा। तो एक शब्द जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है, चैरियट, रथ। ठीक है भाई, तो आपको जो याद रखना है वो याद रखना है चैरियट, और वो भी किसका, ब्रॉन्ज का। तो ब्रॉन्ज चैरियट आपको याद रखना है, ये कीवर्ड है, ब्रॉन्ज चैरियट। ठीक है भाई, ये वो बात है जो भूलनी नहीं चाहिए। फिर इसके बाद कुछ और यहाँ पे एक लास्ट फैक्ट है, ये रोजदी, देसलपुर, सुरकोडा, ये वो जगहें हैं जहाँ से प्री हड़प्पा, हड़प्पा और पोस्ट हड़प्पा तीनों के ही एविडेंस मिलते हैं, तीनों के ही एविडेंस मिलते हैं।